हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने मोलरिटी और मोलैलिटी को डिस्कस किया था, जहां मैंने मोलरिटी के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके दिखाया था कि आपको कैसे डील करना है। और जो टर्म्स मोलरिटी और मोलैलिटी है, हर साल इससे आपको सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा मोलरिटी के न्यूमेरिकल पे होने वाला है, और नॉर्मेलिटी जो कि आईआईटी जेई या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला टर्म है। तो बिना देरी करते हुए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस में देख लेते हैं अभी तक हमने क्या किया कि मोलरिटी और मोलैलिटी कैसे निकाला है। मोलरिटी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर ये किस में होती है, मिलीलीटर में हो जाए तो आप क्या करते थे, न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। और जैसा कि हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस तरीके से निकालते थे आप, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ml में रहेगा इंटू 1000। इसी को ही आपने क्या किया था, वेट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम किस में रहेगा, ml में इंटू 1000। इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करते थे, मोलरिटी को कैलकुलेट कर लेते थे। इस वाले फॉर्मूले से आप इजीली किसी भी, तो 2 किसके लिए है जी, आपका सोल्यूट के लिए, और जब भी मैं सब्सक्रिप्ट 1 यूज करूंगा वो सॉल्वेंट के लिए होगा। तो यहाँ से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते थे। सेम ही हम मोलरिटी क्या करते थे, सब कुछ सेम रहेगा, वेट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट सेम सब कुछ है। बस यहाँ क्या होता था, यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन में होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ क्या होता था 1 kg ऑफ सोलवेंट में कितने थे। तो यहाँ क्या लेना होता था, सोलवेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं 1। तो ये क्या था, मास ऑफ सोल्यूट। अगर ये ग्राम में जाएगा तो हमें क्या करना था, न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना था। इस तरीके से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते थे। तो आइए आज हम इसके न्यूमेरिकल को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मोलरिटी के न्यूमेरिकल का एक डिस्कशन कर लेते हैं न्यूमेरिकल से। उसके बाद फिर हम नॉर्मेलिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए एक मोलरिटी का न्यूमेरिकल ले लेते हैं और फिर हम नॉर्मेलिटी को डिस्कस करेंगे। तो मोलरिटी का मान लीजिए न्यूमेरिकल दे दिया कि 0.85 ग्राम ऑफ ammonia is present in 100 ml of solution. Find out मोलैलिटी। मोलैलिटी बताना है जी। मोलैलिटी का न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं आपको। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सोल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है, 1.2 ग्राम पर ml। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया तो आप ऐसे न्यूमेरिकल के साथ कैसे डील करेंगे जी। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी किस तरीके से निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें ग्राम में, इनटू 1000। यही पढ़ाया था मैंने आपको। इस तरीके से आप क्या करते थे, मोलरिटी निकाल लेते थे। अब आपको क्या चाहिए, ये सारी टर्म्स चाहिए। तो देखिए जी 0.85 ग्राम ऑफ एमोनिया इज प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, सोल्यूट और सोलवेंट को ही मिला के हम क्या कराते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं जी। ml किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला, गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या क्या है जी, ml है। ml किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो एक चीज तो हमें पता चली कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है हमको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, कितनी है जी आपके पास, 100 ml। दूसरा क्या दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है। डेंसिटी भी किसकी दी हुई है, सॉल्यूशन की दी हुई है। कितनी दी हुई है, 1.2 ग्राम पर ml। अब देखिए एमोनिया को क्या है, अमोनिया प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो एमोनिया प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एक सॉल्वेंट तो हो नहीं सकता। तो एमोनिया यहाँ क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि इसका वेट दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है। तो मास जो है, मतलब यहाँ पर अमोनिया क्या है, अमोनिया यहाँ पर सोल्यूट बन गया, क्योंकि किसमें है, सॉल्यूशन में है। तो अमोनिया का मास कितना दिया हुआ जी, 0.85 ग्राम। अब मोलिकुलर मास कितना होता है जी,
अमोनिया का, तो आपको पता है एक नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होगा 14, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन कितने हैं 3 है, तो 3 हो गया, तीनों हाइड्रोजन का मिला के मोलिकुलर मास, और 14 नाइट्रोजन का है, टोटल कितना हो गया जी 17 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास तो आप इजीली निकाल सकते हैं अमोनिया का। और आपके पास क्या गिवन है जी, बस यही 4 चीजें दी हैं। अब आपको फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है। अब आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन आपके पास क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और आपको चाहिए क्या है जी, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ये आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, तभी तो आप मोलैरिटी निकाल पाएंगे। देखिए जी, अब आपको पता है डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो डेंसिटी किस तरीके से निकालते हैं आप, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और मान लीजिए ये मास सॉल्यूशन का है, तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन की होगी और वॉल्यूम भी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। अब देखिए डेंसिटी और वॉल्यूम तो आपको पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिए। डेंसिटी कितनी है जी 1.2 ग्राम पर ml, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है जी 100 ml। आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, मिलीलीटर को मिलीलीटर से। 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा जी 120 ग्राम। ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या आ गया जी आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आपको क्या चाहिए न्यूमेरिकल में, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको पता है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है, तो क्या आप मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो मास होगा सॉल्यूशन का, मास होगा सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक है जी, सब्सक्रिप्ट के लिए आप इसको 1 ले सकते हैं, और सॉल्वेंट को सोल्यूट को, सॉल्वेंट को हम क्या लेते हैं सब्सक्रिप्शन में 1 और सोल्यूट को 2। तो देखिए जी, अब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन ये है, और ये भी क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी 120 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना है जी, मास ऑफ सोल्यूट 0.85 ग्राम है जी, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का सब्सक्रिप्ट 1, यही हमको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इधर आने पे माइनस में आ जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1, सब्सक्रिप्ट किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो इसको इसमें से घटाने पे 120 माइनस 0.85 ग्राम में है दोनों, इनको घटाने पे कितना आ जाएगा 119.15 ग्राम आ जाएगा। तो हमको मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया। सिर्फ अब क्या करना है, मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में आपको रख देना, मास ऑफ सोल्यूट कितना है जी 0.85, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 17 मोलिकुलर मास हो गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है जी 119.15 इंटू 1000, यही करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा आपका, ये करीब 0.42 करीब आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं चलिए। अब मोलैरिटी का यूनिट क्या था, मोल पर केजी, मोलैरिटी है जी ये मोल पर केजी, और अगर ये मोलैरिटी होता तो मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी या मोलैरिटी पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लेना है। आइए अब समझते हैं नॉर्मेलिटी को, कि नॉर्मेलिटी क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स इन एंट्रेंस एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम में आपसे नॉर्मेलिटी को हमेशा ही पूछे जाता है। होपफुली ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा कि न्यूमेरिकल से कैसे डील करना है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या है ये। तो जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है आपकी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को सेम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, ये होता है आपका 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन की वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या कह रहा हूं मैं, नॉर्मेलिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है जी। अगर आप इसको मोलैरिटी से कंपैरिजन करें तो लगभग सेम है। वहां क्या होता था मोलैरिटी में, 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है, मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है जी,
ये क्या होती है, ये भी 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, वो क्या होती है, नॉर्मेलिटी। अब देखिए अगर आप यूनिट देखना चाहें यहाँ से नॉर्मेलिटी का, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी क्या रहेगा जी, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी देखिए जो सोल्यूट पार्टिकल है जी वो किस में है, आपके सोल्यूट पार्टिकल है ग्राम इक्विवेलेंट में, तो न्यूमरेटर में क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम किस में, लीटर में, तो क्या बन जाएगी यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर जो है इसका यूनिट बन जाएगा। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों करती है जी, क्योंकि ये कौन सी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, ये वॉल्यूम से है, और वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, चेंज हो जाती है लिक्विड की टेम्परेचर के साथ। तो नॉर्मेलिटी हम क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी जी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है, और वॉल्यूम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब क्या कहने का मायना ये है कि टेम्परेचर के साथ नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या मोलैरिटी चेंज होगी, यस, क्योंकि वहां पर भी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात करना, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ होता है चेंज। क्या मोलैरिटी होता है, नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, अगर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वहां देखे तो वहां क्या था, वेट ऑफ द सॉल्वेंट था, और जो मास है तो वो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है जी, तो नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अब आइए देखते हैं अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। इसमें जाने से पहले मैंने मोल कंसेप्ट में आपको क्या पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालते हैं आप किसी भी उसके, आप क्या करते थे, गिवन मास को क्या करते थे, गिवन मास को आप क्या करते थे, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते थे। ऐसे ही करके आप क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। अब क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं आपको, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो सेम ही रहेगा। गिवन मास को आप क्या करना है, सिर्फ किससे डिवाइड कर देना है, इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आपको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, सिंपल बात है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप क्या करते थे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देखते हैं जी ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, मोलिकुलर मास तो आप इजीली निकाल देते हैं। तो आइए अब समझते हैं ये इक्विवेलेंट मास को, आप ये मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, ये मैंने अभी बताया। अब इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन यही है, इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, जो भी मोलिकुलर मास तो आप निकाल ही सकते हैं, मोलिकुलर मास को आपको क्या करना है, x से डिवाइड कर देना। अब ये x क्या है, x यहाँ पर जो है वो वैलेंसी फैक्टर है जी, वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर कैसे आएगा, क्वेश्चन ये है कि आप मोलिकुलर मास तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे किसी भी आयंस के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वैलेंसी फैक्टर कहाँ से आएगा। तो चलिए जी अब देखते हैं हम वैलेंसी फैक्टर को कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं वैलेंसी फैक्टर को किस तरीके से निकालना है आपको। वैलेंसी फैक्टर जो है आपका, वैलेंसी फैक्टर जो x है, x जो है वैलेंसी फैक्टर, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम वैलेंसी फैक्टर को। तो केस 1 में ले रहा हूं आपका एसिड के लिए। केस 1 क्या है जी, एसिड है आपके पास। अब देखिए एसिड क्या होता है, एसिड ये होता है कि जब हम उसको वाटर में डालते हैं, किसी भी एसिड को वाटर में ऐड करने पे वो कितने H+ आयन रिलीज करता है, तो वही उसका क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ एसिड क्या है, तो आप सबको पता है एसिड जो प्रोटॉन डोनर होता है, एनिमियस ने बताया था। तो एसिड के लिए जो x का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज इन सॉल्यूशन, कि किसी एसिड को, कोई भी एसिड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ आयन रिलीज करेगा, वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। सबको पता है एसिड क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। तो सॉल्यूशन में कितने H+ आयन रिलीज किए हैं किसी एसिड ने, वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपके सामने HCl ले लूं, तो आपको पता है जब आप इसको किसी सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो
कितने प्रोटॉन देगा, आपको पता है एक ही देगा। तो यहाँ पे जो इसके द्वारा H प्लस आयंस रिलीज होंगे वो कितने होंगे, 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो गया, 1। मान लीजिए अगर मैं आपके सामने H3PO3 ले लूं तो आपको क्या लगेगा कि H प्लस आयन कितने रिलीज होंगे, 3 होंगे। लेकिन आप गलत हैं, 3 नहीं होंगे जी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एसिड में देखा कि प्रोटॉन 2 है या 3 है फॉर्मूले में, तो आपने बता दिया कि वहां पर उतने ही H प्लस आयन रिलीज होंगे। तो इसके लिए आपको इसकी बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा। बॉन्डिंग जो है वो कहाँ पढ़ते हैं हम, पी ब्लॉक में। तो मान लीजिए आपको पता है ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है वो 15th ग्रुप में आता है। 15th ग्रुप का मतलब क्या है, पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट मतलब क्या है, ये 5 बॉन्ड बनाएगा। तो ये 5 बॉन्ड मैंने बना दिए और एक को क्या कर लेना है मैंने, मल्टीपल बॉन्ड। अब कितने ऑक्सीजन है, 3 है। तो क्या करना है आपको, एक ऑक्सीजन को फॉस्फोरस से क्या करना है, मल्टीपल बॉन्डिंग या डबल बॉन्डिंग से जोड़ देना है। और बाकी रहे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन को आप यूं पे यूं लगा देंगे। बाकी क्या रहे आपके पास, 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए जी, ये जो दोनों हाइड्रोजन है किसके साथ अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे। अगर ये अपने बीच के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा ऑक्सीजन अपनी तरफ, तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ये भी रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्या ये रिलीज हो पाएगा, ये H प्लस आयन रिलीज नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। और फॉस्फोरस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता। तो ये जो H है ये रिलीज नहीं हो पाता। सिर्फ रिलीज कितने हुए, 2। तो यहाँ पर H प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर कितने रिलीज होंगे, 2। तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। मान लीजिए मैं अगर आपको दे देता H3PO2, अगर ये दे देता तो आपसे पूछता कि मैं कितने होंगे, तो आपको सेम स्ट्रक्चर बनाना है। कितने है जी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो पहले आप 2 ऑक्सीजन लगा लेंगे। पहले आप क्या करेंगे जी, 2 ऑक्सीजन लगाएंगे। अब कितने हाइड्रोजन है, 3 है। तो आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पर। अब कितने कितने हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं, एक से। तो यही H प्लस आयन रिलीज हो पाएगा, ये दोनों तो नहीं हो पाएंगे। तो H प्लस आयन कितने रिलीज हुए, 1। तो ये यहाँ पर H प्लस आयन कितना हो गया जी, 1। वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो गया, 1। तो मान लीजिए अब मैं HCl और H3PO2 आपको दे दूं किसी न्यूमेरिकल में, और आपसे कहूं कि वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो आपको पता है कि 1 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास भी किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। क्योंकि अगर इनका वैलेंसी फैक्टर 1 है, अगर इनका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो 1 से किसी नंबर को डिवाइड करने पे उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, किसके लिए, HCl के लिए और H3PO2 एसिड के लिए। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में H3PO3 दे दिया और आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो देखिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 है। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास को, तो मॉलिक्यूलर मास का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास का हाफ के बराबर हो जाएगा। कौन से वाले एसिड के लिए, H3PO3। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड वगैरह इनको बोलते हैं, ये पी ब्लॉक में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट मास इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जबकि इनके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना मॉलिक्यूलर मास है इक्विवेलेंट मास के बराबर। अब देखते हैं बेस के लिए हम क्या करेंगे जी। कोई भी मान लीजिए बेस है आपके पास, तो बेस के लिए आप किस तरीके से निकालेंगे। बेस के लिए मान लीजिए केस 2 लेते हैं हम। केस 2 जहां क्या है जी, बेस है आपके पास। तो बेस के लिए कोई भी वैलेंसी फैक्टर जो है वो किसके बराबर रहता है जी, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस रिलीज्ड इन सॉल्यूशन। हम सबको पता है बेस क्या होता है, हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करता है या फर्निश करता है। तो बेस जो है वो कितने हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज करता है सॉल्यूशन के अंदर में, वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड आयन कितने रिमूव होंगे, एक ही होंगे सॉल्यूशन में, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। मान लीजिए अब केस 3 ले लेते हैं। मान लीजिए आपको सोल्ट दे दिया हमने, सोल्ट है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आप किस तरीके से लेंगे जी, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या फिर हम क्या ले सकते हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। अगर मान लीजिए आपको मैंने क्या किया, कोई सोल्ट दे दिया, तो आप वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितना भी कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर जितना भी एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा सोल्ट के लिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर निकाल देना है।
फिर उसको क्या करना है, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देना है वैलेंसी फैक्टर को, वहां से क्या जाएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आ गया तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो भी मास दिया है उसको किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट मास से। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आइए इसी क्लास में हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल को डील करेंगे। मान लीजिए आपके को एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है जी, 0.4 ग्राम ऑफ NaOH का क्या निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो किस तरीके से आप निकालेंगे ये